राहुल बेटा, चलो उठो, सवेरे हो गई। स्कूल नहीं जाना क्या? नहीं बाबा, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों स्कूल नहीं जाओगे? मेरे पेट में दर्द दे रहा है पापा, इसलिए मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। अब ज़्यादा बहाने मत करो। तुम थोड़ी देर और सोने के लिए अपने पेट दर्द का बहाना कर रहे हो। चलो उठो। मैं इसीलिए तुम्हें हर रोज कहता हूँ कि रात में जल्दी सो जाया करो, ताकि सवेरे तुम्हारी नींद पूरी हो जाए। लेकिन तुम तो मेरी बात मानते ही नहीं। हर दिन सवेरे उठने में आनाकानी करते रहते हो। चलो चलो जल्दी उठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार कर देता हूँ। तुम नहा धोकर फ्रेश होकर नाश्ता करके स्कूल जाओ। चलो जल्दी करो। पापा, आप गांव से जल्दी घर वापस आना, हम शाम को घूमने जाएंगे। राहुल बेटा, मैं हर दिन कोशिश करता हूँ, लेकिन जल्दी घर आना मेरे हाथ में नहीं है। मैं शेफ का काम करता हूँ एक बड़े से रेस्टोरेंट में, तो लोगों की भीड़ रात के वक्त ज़्यादा होती है और उसी समय मेरा काम ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं कैसे अपने काम को आधे बीच में छोड़ कर आऊँ? और वैसे भी रेस्टोरेंट मंगलवार को बंद रहता है, तो हर मंगलवार को मैं तुम्हें घुमाने तो ले ही जाता हूँ। मुझे आप हर दिन घूमने ले जाया करो, मुझे हर दिन घूमना अच्छा लगता है। बात को समझो राहुल बेटा, रेस्टोरेंट मेरा नहीं है। रेस्टोरेंट एक बड़े से मालिक का है, जिसके अंडर में मैं शेफ का काम करता हूँ, मतलब खाना बनाने का काम करता हूँ। अगर मेरा खुद का रेस्टोरेंट होता तो मैं अपनी मर्जी से छुट्टी भी ले लेता, लेकिन मैं तो किसी के नीचे काम कर रहा हूँ। मैं एक नौकर हूँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ। मैं अपनी मर्जी से छुट्टी नहीं ले सकता, वरना मुझे काम से निकाल देंगे। और अगर मुझे काम से निकाल दिए तो घर का खर्च कैसे चलाएंगे? इसलिए जिद मत करो। अब बातें बहुत हो गई राहुल बेटा, तुम्हें स्कूल के लिए देरी हो जाएगी। चलो जल्दी स्कूल चलते हैं, वहीं से मैं रेस्टोरेंट के लिए निकल जाऊंगा। तुम दोपहर में आकर खाना खा लेना, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाकर रख दिया है। हाँ पापा। नमस्ते जयपाल जी। नमस्ते नमस्ते। तुम अपने काम पर और राहुल बेटा स्कूल जा रहे हो? जी अंकल जी। और अंकल, किराने दुकान का काम कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है आनंद बेटा। वो तो हमारे घर का लोकेशन बहुत अच्छी जगह है, इस वजह से हमारा दुकान बहुत अच्छा चलता है। रोड किनारे में है दुकान, और यहाँ पर हमेशा लोगों का चहल पहल बना रहता है, जिस वजह से हमारी दुकान अच्छे से चलती है। जी अंकल, किसी भी दुकान को अच्छे से चलाने के लिए सही लोकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। आपकी किस्मत अच्छी है अंकल कि आपको किराए में इतना अच्छा घर अच्छे लोकेशन में मिल गया, और इसी घर में रहकर आप यहाँ छोटा सा किराने का दुकान चला रहे हैं, जो बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ बेटा, अच्छे लोकेशन में किराए का घर और दुकान मिल गया, ये मेरे लिए किस्मत की बात है। अब आप ज़्यादा काम मत करिएगा, आपका लड़का संजय भी बड़ा हो गया है। अब आधे से ज़्यादा समय उसे दुकान पर बैठाया करें, धीरे धीरे वो भी सीखेगा कि कैसे दुकानदारी की जाती है। हाँ, वो हर दिन मेरी मदद करता है। अभी धीरे धीरे इस दुकान को संभालने का काम संजय ही करता है, क्योंकि आगे चलकर अब इस दुकान को इसे ही तो संभालना है, क्योंकि यही एक दुकान है जिससे हमारी रोजी रोटी चलती है। बाकी और तो कुछ काम हमें आता ही नहीं। वैसे हमारे मकान मालिक गंगा प्रसाद की
यहाँ पर बहुत सारे मकान हैं, जिसमें से सबसे अच्छा मकान किराए पर आपको मिला है। आपकी किस्मत अच्छी है, और वैसे भी आप बहुत पुराने किराएदार हैं। हाँ आनंद, यहाँ पर अधिकतर ज़्यादातर मकान गंगा प्रसाद की ही है, जिन्होंने सारे मकानों को किराए पर चढ़ा कर रखा है। उसी में से एक मकान में तुम भी रहते हो। किस्मत से मुझे अच्छे लोकेशन का मकान मिल गया, इसलिए तो मैंने इस मकान का फ़ायदा उठाकर यहाँ पर अपना छोटा सा किराने का दुकान खोल लिया, जो मुझे बहुत कमा कर देता है। अच्छा तो जयपाल जी, मुझे देरी हो रही है और बच्चे को स्कूल भी जाना है, तो मैं चलता हूँ और कभी मिलकर फुर्सत से बात करेंगे। अच्छा राहुल बेटा, तुम यहाँ से अपने स्कूल चले जाओ और दोपहर में छुट्टी होने के बाद सीधे घर आ जाना। इधर उधर कहीं घूमने मत निकल जाना। जी पिताजी। कहाँ जा रहे हो राहुल? हमसे मिलोगे नहीं? हाँ बोलो गोलू और टीनू, कुछ काम था मुझसे? कुछ काम रहेगा तभी हम तुझसे मिलेंगे क्या? और तू हमारा दोस्त है, हम बस तुझसे थोड़ी बात करना चाहते हैं। हाँ बोलो, क्या बात थी? आजकल तू हमारे साथ खेलता नहीं है, ना ही क्लास में हमसे बात करता है। कहीं तू हमसे नाराज तो नहीं? क्योंकि हमने 3 दिन पहले गलती से तेरी कॉपी फाड़ दी थी क्लास में, और वह गलती से फट गई थी। उस चीज़ का इतना बुरा मत मान। नहीं नहीं, मैंने उस बात का बुरा नहीं माना। तो तुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा जब हमने तेरी कॉपी फाड़ दी? थोड़ा तो बुरा लगा, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, तो ऐसा कर, आज इंग्लिश की मैडम ने क्लास में जो लिखाया उसे हम नोट्स में लिखना भूल गए हैं। क्या तू अपनी इंग्लिश की कॉपी दे सकता है? क्यों नहीं देगा? हमारा दोस्त है ये, हमारी मदद नहीं करेगा तो किसकी करेगा? ये दोनों मुझे फिर से परेशान करने आ गए यहाँ। मैं कैसे तैसे करके इन्हें कुछ भी बातें बनाकर यहाँ से निकल जाता हूँ, और मैं नोट्स नहीं देने वाला इन्हें। मैंने भी ठीक से नहीं लिखा है। तुम दोनों किसी और से जाकर इंग्लिश की कॉपी ले लो। अरे जैसा भी लिखा है चलेगा, हम चला लेंगे आराम से। मैंने कहा ना, मैंने ठीक से नहीं लिखा है। मैं घर जाकर उसे ठीक से सुधारूंगा। मैं अभी नहीं दे सकता तुम्हें कॉपी। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे राहुल, कहाँ भागा जा रहा है? रुक जा, एक बार अपनी कॉपी तो दिखा दे। भाग गया डरपोक। देखा कैसे बहाना मारकर चला गया डरपोक। चल कल देखेंगे फिर उसे, आखिर जाएगा कहाँ। इसी रास्ते से तो आना जाना होता है, कल फिर उसे परेशान करेंगे। जो मुझे होमवर्क करना था मैंने तो कर लिया, थोड़ी बहुत पढ़ाई करनी थी वह भी हो गई। अब करने को तो कुछ नहीं है सिवाय बोर होने के। काश पिताजी ऐसी जगह काम करते जहाँ से वो जल्दी घर आ जाते। एक तो घर पर मैं और पिताजी ही बस रहते हैं, कोई और सदस्य ही नहीं है। मेरी अगर माँ जिंदा होती तो कम से कम मैं अपनी माँ से ही बात करता, उन्हीं के साथ ही कहीं बाहर घूम कर आता।
ना ही मेरा कोई भाई बहन है जिसके साथ मैं खेलूं, कुछ बातें कर सकूं। आज पिताजी आएंगे तो उन्हें बोलूंगा कि वे कोई और दूसरी नौकरी करे जिसमें वो शाम को जल्दी घर आ जाए। राहुल बेटा, तुमने होमवर्क कर लिया? हाँ पिताजी, पढ़ाई भी कर ली और होमवर्क भी कर लिया। बस खाली बैठे बोर हो रहा था। अरे तो बोर क्यों हो रहे थे? बाहर चले जाते घूमने फिरने के लिए। क्या एक ही जगह हर दिन घूमने जाऊंगा? हर दिन एक ही जगह घूम घूम कर बोर हो जाता हूँ। मैं तो तुम्हें हर दिन कहता हूँ कि आसपास में दूसरे बच्चों के साथ में दोस्ती कर लो। दोस्त बनाओगे तो फिर खेलने में, घूमने फिरने में मज़ा आएगा। लेकिन तुम तो नए दोस्त बनाना ही नहीं चाहते। जब से हम इस नए घर में शिफ्ट हुए हैं तब से तुम शाम को कहीं किसी से मिलने जाते ही नहीं, ना ही किसी से दोस्ती करते हो, बस घर पर ही रहते हो। इससे पहले वाले किराए के मकान में थे, वहाँ तुमने खूब सारे दोस्त बनाए थे, लेकिन यहाँ तो तुम एक भी दोस्त नहीं बना पा रहे हो। पता नहीं पिताजी, इससे पहले वाले किराए के घर में जो दोस्त थे उनसे मेरी दोस्ती बहुत ही छोटी उम्र से हो चुकी थी, इसलिए उनके साथ मज़ा आता था। यहाँ पर आने के बाद पता नहीं क्यों मुझे नए लोगों से दोस्ती करने में परेशानी होती है। अब थोड़ी बहुत परेशानी तो होगी बेटा, लेकिन तुम्हें दूसरों से बात करने की कोशिश तो करनी चाहिए। क्या पता तुम्हें कोई अच्छा दोस्त मिल जाए। तुम यहीं बैठो, मैं हाथ मुंह धोकर जल्दी से खाना बना लेता हूँ। तुम्हें भूख लग रही होगी, फिर खाना खाकर आराम से बात करेंगे। पिताजी, आप कोई दूसरी नौकरी क्यों नहीं कर लेते? मैं तो कहता हूँ कि इस नौकरी को छोड़ दो, कोई ऐसी जगह नौकरी ज्वाइन कर लो जहाँ आप शाम को घर जल्दी आ जाओ। मैं घर पर पूरे दिन भर अकेले ही रहता हूँ, ना किसी से बात करता हूँ, ना किसी से मिलने जाता हूँ। मैं अकेला बोर हो जाता हूँ। नौकरी मिलना आसान नहीं है बेटा, और जो काम मैं कर रहा हूँ वो काम मुझे अच्छा लगता है। मुझे खाना पकाना अच्छा लगता है, इसलिए मैं शेफ़ की नौकरी कर रहा हूँ, और मैं इस काम को छोड़कर कोई और दूसरा काम नहीं करूँगा। और वैसे भी अगर मैं रेस्टोरेंट को छोड़ दूँ और किसी दूसरे रेस्टोरेंट में काम करूँ तो वहाँ भी मुझे इसी तरह से समय देकर काम करना होगा, जितना समय मेरा अभी इस रेस्टोरेंट में काम करके जाता है। तो पिताजी, जिंदगी भर आप इसी तरह से लेट आएंगे? क्या कर सकता हूँ बेटा, बिना रुपयों के घर नहीं चलता, और रुपए कमाने के लिए मुझे ये काम करना ही होगा। अब ये थोड़ी बहुत परेशानी तो हमें झेलनी ही होगी बेटा। पिताजी, आप अपना खुद का रेस्टोरेंट क्यों नहीं खोल लेते? खुद का रेस्टोरेंट खोलेंगे तो आपके पास समय ही समय होगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं भी आपके साथ में आपके काम में हाथ बटाऊंगा। अब किसी के नौकर नहीं रहेंगे, आप ही मालिक रहेंगे। आपको जब काम करना है आप काम करेंगे, आपको जब छुट्टी लेना है आप छुट्टी लेंगे। शहर में रेस्टोरेंट खोलना कोई आसान बात नहीं है बेटा। रेस्टोरेंट खोलने के लिए खूब सारे रुपए लगेंगे, और इतने रुपए मेरे पास नहीं हैं जिससे मैं रेस्टोरेंट खोल लूँ। ठीक है, बड़ा रेस्टोरेंट नहीं तो छोटा सा नाश्ते की दुकान तो खोल सकते हैं। छोटे से दुकान खोलने के लिए तो आपके पास रुपए होंगे ना पिताजी। अब आप देख सकते हैं जयपाल अंकल को, वह भी तो अपने घर पर ही छोटे से किराने की दुकान चलाते हैं। उनका दुकान कितना अच्छा चलता है, उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। घर बैठे बैठे ही सारा काम हो जाता है और रुपए भी कमा लेते हैं। आप भी ऐसा ही कुछ क्यों नहीं करते? ये चीज़ मैंने भी सोचा था बेटा,
लेकिन हमारे घर का लोकेशन ही गलत जगह में है। अगर हमारा घर भी जयपाल अंकल की जगह होता तो हमारा नाश्ते का दुकान आराम से चलता। अगर मैं चाहूँ तो ये छोटे से दुकान नाश्ते का मैं इसी घर के बाहर में खोल सकता हूँ, लेकिन वो चलेगा नहीं क्योंकि हमारा मकान थोड़ा अंदर हो जाता है जहाँ पर चहल पहल बहुत कम रहता है। तो हम भी अपने मकान मालिक से बात करके उसी तरह का मकान किराए पर रख लेते हैं और मकान को छोड़कर उसी मकान में रहेंगे। हमारे मकान मालिक के पास भले ही बहुत सारे मकान हैं किराए पर चलाने के लिए, लेकिन जो सबसे अच्छा मकान है वो सिर्फ एक ही था जिसे जयपाल अंकल ने किराए पर लेकर रखा है। बाकी और कोई मकान नहीं है जो अच्छे लोकेशन में है। तो पिताजी, हम कहीं और चले जाते हैं, किसी और मकान में जिसका लोकेशन अच्छा हो। नहीं बेटा, ये जगह अच्छी है रहने के लिए और कम दाम में हमें मिल गई है, वरना शहर में और कोई जगह नहीं है जो इतनी अच्छी साफ सुथरी और सस्ते दाम में मिल जाए। और तुम ये सब चीज़ों की चिंता छोड़ो, तुम अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। हम दोनों रात में तो मिल जाते हैं ना, यही हमारे लिए काफ़ी है। अच्छा बेटा, कल मंगलवार है, कल तो मेरी छुट्टी रहेगी। कल जब तुम स्कूल से आओगे तो हम बाहर घूमने जाएंगे। जी पिताजी। अमर भैया, आप? राहुल, पिताजी घर पर है? हाँ भैया, मैं अभी उन्हें बुला कर लाता हूँ। मकान का किराया लेने आ गए अमर? हाँ भैया, मैं किराया समय पर लेने आ ही जाता हूँ। 1 तारीख को किराया चाहिए, मतलब 1 तारीख को ही चाहिए। हाँ अमर, अब तुम भी क्या कर सकते हो, तुम्हारा खुद का मकान थोड़ी ना किराए में है। तुम तो मकान मालिक के लिए काम करते हो, तुम्हारी ये ड्यूटी है कि तुम मकान मालिक के सारे मकानों में जाकर किराया वसूल करो। हाँ, अगर मेरा खुद का मकान होता तो मैं 1-2 दिन की मोहलत हर किसी को दे देता, लेकिन हमारे मकान मालिक गंगा प्रसाद बड़े ही खूंखार हैं। वो धंधे पानी में बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतते। कहीं भी उन्हें अगर 1 रुपये का भी नुकसान हो तो उनसे वो बर्दाश्त नहीं होता, सीधे निकल पड़ते हैं लड़ने के लिए। और अगर कहीं 1 रुपये का फायदा दिखे तो उस फायदे को उठाने से भी पीछे नहीं हटते। इतने जिद्दी हैं हमारे गंगा प्रसाद जी। इसलिए तो कोई भी किराएदार तुम्हारे मालिक गंगा प्रसाद से सीधे बात नहीं करता। सब कहीं ना कहीं गंगा प्रसाद से डरते हैं। वो हैं ही डरावने आदमी। उनकी पहचान भी बहुत ऊंचे ऊंचे जगह तक है। अब आप ही देख लो, इस शहर में, इस भीड़ भाड़ जगह में भी जहाँ लोग एक घर भी नहीं खरीद पाते, उस जगह पर गंगा प्रसाद जी ने 25 घर बनाकर किराए पर चला रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर 10 दुकान हैं, वहाँ से भी किराया आता है। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो। यहाँ पर आसपास में मैंने जिनसे भी बात की वो सभी गंगा प्रसाद से डरते हैं, इसलिए तो हर कोई यहाँ उन्हें इज्जत भरी नज़रों से देखते हैं।
लेकिन वे दिल के बहुत अच्छे हैं आनंद जी। उन्होंने अपनी छवि जानबूझकर ऐसी बनाई है, क्योंकि अगर वे सीधे दिखेंगे तो इतने सारे मकान और दुकान किराए पर नहीं चला सकेंगे। उनके सीधाई का फायदा उठाकर उन्हें बेवकूफ बना देंगे बाकी लोग। ये लो अमर, ये रहा इस महीने का मकान का किराया। आप कभी भी किराया देने में देरी नहीं करते, ना ही कभी आनाकानी करते हैं। हमेशा समय पर किराया दे देते हैं और ना ही आप कोई शिकायत करते हैं मकान को लेकर। बाकी तो यहाँ हर मकान में कोई ना कोई शिकायत आती ही रहती है। कुछ तो ऐसे होते हैं जो जानबूझकर ही शिकायत कर करके मकान मालिक को परेशान करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन हमारे मकान मालिक भी बड़े चालाक हैं। उन्हें भी समझ में आ जाता है कि किराएदारों को कैसे रखना है। आप अच्छे आदमी हैं, इसलिए मैं आपके लिए एक जानकारी लाया हूँ। आपको वो छोटे से किराना दुकान चलाने वाले जयपाल जी को जानते ही होंगे। अभी मैं उन्हीं के घर से ही आ रहा हूँ किराया लेकर। उन्होंने बताया कि वे अपने मकान खाली करने वाले हैं। ये फैसला कब लिया उन्होंने? मैं तो उनसे कल परसों ही बात की थी, लेकिन उन्होंने तो इस बारे में कुछ भी नहीं बताया मुझे। ये फैसला उन्होंने कल रात ही लिया। तो जयपाल जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने परसों ही जब उनसे बात की तो जयपाल जी अपने मकान की तारीफ कर रहे थे। वे कह रहे थे कि उनका मकान अच्छे लोकेशन में होने की वजह से जो किराने का छोटा सा दुकान उन्होंने खोला है वो खूब अच्छे से चलता है। जब किराने का दुकान इतना अच्छा चल रहा है और इतना अच्छा लोकेशन है तो फिर वो इस मकान को छोड़कर क्यों जा रहे हैं? अरे उन्हें भी कल परसों ही एक खबर मिली। उनके गांव में एक जमीन थी जिसे वे दूसरों को खेती करने के लिए दे दिए थे। अभी खबर आई कि सरकार वहां से एक हाईवे बनाने जा रही है, जिस वजह से उनकी जमीन हाईवे के किनारे हो गई, जिससे उस जमीन की कीमत भी बहुत बढ़ गई। तो जयपाल जी ने ये सब देखकर एक फैसला लिया। वे अपने हाईवे के किनारे की आधी जमीन बेच देंगे और उससे जो रुपए आएंगे उन रुपयों से वे आधी बची जमीन पर एक बड़ी सी दुकान बनाएंगे और घर भी बनाएंगे, जिससे उन्हें रहने के लिए घर भी मिल जाएगा और उनका धंधा पानी करने के लिए हाईवे के किनारे एक बड़ी सी दुकान भी बन जाएगी। इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया कि वे इस शहर के मकान को छोड़कर गांव जाएंगे। ये तो अच्छी बात है जयपाल जी के लिए कि उनकी जमीन हाईवे के किनारे हो गई। उनका तो बहुत बड़ा फायदा हो गया। और ये बात हमारे लिए भी अच्छी है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले मैं और मेरा बेटा सोच ही रहे थे कि जयपाल अंकल का मकान बहुत अच्छे लोकेशन में है। काश उस तरह का मकान हमें मिल जाता। मैंने इसलिए आपको ये बात बताई कि मकान खाली होने पर उस मकान को लेने के लिए और भी कई किराएदार लाइन में खड़े हो जाएंगे। दूसरे आकर उस मकान को ले ले, उससे अच्छा है कि आप ही उस मकान को ले लें और हो सके तो उसी मकान को आप आगे चलकर खरीद भी लीजिएगा। क्योंकि अगर आप अच्छे दाम में मकान मालिक से उस मकान को खरीदने की कोशिश करेंगे तो अच्छे दाम मिलने पर मकान मालिक गंगा प्रसाद उस मकान को आपको ही बेच देंगे। अगर ऐसा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी मकान को किराए पर किसको देना है किसको नहीं, ये तो सारा चीज तुम ही डिसाइड करते हो। तो तुम ही हमें बता देना कि कब हम उस मकान को ले सकते हैं। अच्छा अमर, एक बात बताओ, अगर मैं उस मकान को खरीदना चाहूँ तो अंदाज़ा कितने रुपए लग जाएंगे मुझे उस जयपाल जी के मकान को खरीदने में? लोकेशन के हिसाब से आपको उस मकान के थोड़े ज़्यादा कीमत देने पड़ेंगे। लगभग आपको 6 लाख में वो मकान मिल जाएगा। मकान मालिक इतने रुपए में आपको वो मकान बेच देंगे। 6 लाख रुपए ठीक दाम है लोकेशन के हिसाब से। आगे तुम्हें जो भी जानकारी मिलेगी मुझे बताते रहना अमर। जी जरूर,
अच्छा तो आनंद जी, मैं चलता हूँ। पिताजी, ये तो हमारे लिए बहुत खुशखबरी की बात है। अगर अमर भैया जो कह रहे हैं वह अगर सच हुआ तो मैं तो कहता हूँ पिताजी, हमें जयपाल अंकल का वह मकान किराए पे रख लेना चाहिए और हो सके तो धीरे से उस मकान को आगे चलकर हम खरीद भी लेंगे। अगर अमर जो कह रहा है वो सच हुआ तो कोशिश करूँगा कि उस मकान को मैं किराए पर रख लूँ और आगे चलकर उसे मैं खरीद लूँ। अगर मैं उसे खरीद लिया तो मैं ज़रूर उस मकान में एक छोटा सा नाश्ते का दुकान लगाऊंगा। वैसे भी मुझे अच्छा अच्छा खाना बनाना तो आता ही है। क्या पता उस छोटे से दुकान से धीरे धीरे मेहनत करके मेरी किस्मत पलट जाए और एक दिन मैं खुद का एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल लूँ। ये हुई ना बात पिताजी। नमस्ते जयपाल जी। नमस्ते आनंद। जयपाल जी, हमने सुना है कि आप इस मकान को खाली करने वाले हैं। क्या ये सच है? हाँ आनंद, मैं इस मकान को खाली करने वाला हूँ। क्या सच में आप इस अच्छे लोकेशन के मकान को छोड़कर चले जाएंगे? हाँ आनंद, क्योंकि हमारा जो पुराना खेत है गांव का, वो अब अच्छे लोकेशन में आ गया है। हमारे उस खेत के किनारे से एक हाईवे गुजर रही है, जिसकी वजह से हमारे खेत की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैंने सोचा है कि उस खेत की आधी ज़मीन को बेचकर जो रुपए मिलेंगे उससे मैं आधे बचे ज़मीन पर एक मकान और दुकान बना लूँ। अब हाईवे के किनारे दुकान रहेगी तो पक्की बात है कि वो आसानी से चलेगी। चलो जयपाल जी, ये तो अच्छा हुआ आपके साथ। बैठे बैठे आपकी किस्मत पलट गई। अब हाईवे किनारे पर आप छोटी मोटी दुकान नहीं, एक बड़ी सी दुकान बनाकर चलाएंगे। हाँ आनंद, इस छोटे से किराने के दुकान से तो वो दुकान बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, इसलिए तो मैं इसे छोड़कर जा रहा हूँ। तुम क्या ये मेरा मकान किराए पर लोगे? जी हाँ जयपाल जी, मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपका ये मकान को मैं किराए पर रख लूँ। हाँ आनंद, ये अच्छा होगा। एक तो लोकेशन भी अच्छी है, इसमें चाहो तो तुम कोई भी छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर सकते हो। हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना छोटा सा नाश्ते का दुकान लगाऊं। मुझे तो कई सारे व्यंजन बनाने आते हैं, उन्हें ही बनाकर मैं अपना काम शुरू करूं। धीरे धीरे अगर मेरा काम बढ़ते गया तो एक दिन अपना खुद का बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलूँगा। ये तो अच्छी बात है आनंद। कोई भी बड़ा बिजनेस छोटे से ही शुरू होता है। तुमने कम से कम शुरुआत करने की सोची, तो यही बहुत बड़ी बात है। अच्छा जयपाल जी, मैं चलता हूँ। पिताजी, अमर भैया जो कह रहे थे वह सच कह रहे थे। अब तो हमें जयपाल अंकल जी का वह मकान किराए पे रख लेना चाहिए और आगे चलकर उसे खरीद लेने का प्लान भी हमें करना चाहिए। आप तो ऐसे भी खाना बनाने में माहिर हैं। आप अगर नाश्ते का दुकान उस मकान में खोलेंगे तो वह दुकान बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि वह अच्छे लोकेशन में है। पिताजी, आपको अभी से उस मकान को खरीदने की प्लानिंग करनी चाहिए। हाँ बेटा, मैं भी वही सोचते सोचते आ रहा हूँ कि किराए पर तो मुझे वो मकान मिल जाएगा, लेकिन उसे खरीदने के लिए मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा, उसी के इंतजाम के लिए मैं सोच रहा हूँ। अच्छा राहुल बेटा, तुम स्कूल जाओ। तुम ये सब चीज़ ज़्यादा मत सोचो, ये सब सोचने का काम तुम्हारा नहीं है। हाँ पिताजी, मैं स्कूल जाता हूँ। हम इस बारे में शाम को बात करेंगे पिताजी। अरे,
ये गोलू और टीनू आज तो स्कूल जाते वक्त ही रास्ते में खड़े हो गए हैं। ये फिर मुझे परेशान करेंगे। मैं ऐसा करता हूँ, रास्ता बदलकर कहीं और से निकल जाता हूँ स्कूल की ओर। मुझे वो मकान कैसे भी करके खरीदना है। अगर वो मकान मैं खरीद लूं तो मेरे रहने का पक्का इंतजाम हो जाएगा। उसके बाद धीरे से मैं उस मकान के बाहर छोटा सा दुकान लगाकर अपना खुद का बिजनेस चालू करूंगा। वैसे भी मुझे खाना बनाना तो अच्छा लगता ही है। मेरे हाथ के बने हुए व्यंजनों को खाकर लोग मेरे दुकान पर जरूर आएंगे और लोकेशन भी अच्छी ही है उस मकान की। तो इतना तो पक्का है कि भीड़ हमेशा लगी रहेगी। मुझे बस कैसे भी करके उस मकान को खरीदने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे अमर ने उस मकान की कीमत लगभग 6 लाख बताई है। मेरे पास लगभग 4 लाख रुपए ही हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं 2 लाख रुपए इस रेस्टोरेंट के मालिक से उधार मांग लेता हूँ। कैसे तैसे करके अपने पगार से ज़्यादा रुपए कटवा कर उनके रुपए 1 साल के अंदर वापस कर दूंगा। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अभी जाकर रेस्टोरेंट के मालिक से 2 लाख रुपए उधार देने की बात करता हूँ। सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ आनंद, बोलो, क्या बात है? काम में कोई तकलीफ है क्या? नहीं सर, काम करने में कोई तकलीफ नहीं आ रही है। मैं आपसे कुछ मदद मांगने आया था। हाँ बोलो, क्या मदद चाहिए? सर, मुझे कुछ रुपए उधार चाहिए थे। मैं इसी शहर में एक मकान लेने की सोच रहा हूँ। तो उस मकान के किराए के लिए मेरे पास जो रुपए हैं वो थोड़े कम पड़ रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कुछ रुपए उधार लेना चाहता हूँ। कितने रुपए उधार चाहिए? सर, मुझे 2 लाख रुपए उधार चाहिए थे। ये तो कुछ ज़्यादा है आनंद। इतने रुपए उधार देना मेरे लिए बहुत रिस्की बात होगी। सर, मैं आपके रेस्टोरेंट में पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ। मैंने कभी भी आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं और मैं आपके ये रुपए 1 साल में ही वापस लौटा दूंगा। हाँ, वैसे तुम भरोसे लायक आदमी हो। मैं तुम्हें उधारी दे सकता हूँ। अगर तुम 1 साल में 20% ब्याज के हिसाब से रुपए वापस कर दिए तो मैं तुम्हें उधारी दे सकता हूँ। हाँ सर, मुझे मंजूर है। मैं आपको 20% ब्याज पर आपके रुपए वापस लौटा दूंगा। ठीक है, तो कुछ दिनों में तुम मुझसे रुपए ले लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब जाओ, मन लगाकर काम करो। जी सर। पिताजी, आप घर जल्दी वापस आ गए? हाँ बेटा, आज हमारे रेस्टोरेंट के मालिक को जरूरी काम आ गया था। इस वजह से वो जल्दी रेस्टोरेंट बंद करके चले गए। इसलिए मैं जल्दी वापस आ गया घर। चलो अच्छा हुआ पिताजी, कम से कम आप जल्दी तो आ गए आज। राहुल, तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। मैंने पक्का ठान लिया है कि हम जयपाल जी का मकान हम खरीद कर ही रहेंगे। तुम्हारे अमर भैया ने जितने रुपए बोले उतने रुपयों का इंतजाम हो गया है। एक बार बस जयपाल जी का मकान हमें किराए पर मिल जाए, फिर धीरे से हम गंगा प्रसाद से उस मकान को खरीदने की बात करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि गंगा प्रसाद जी वो मकान हमें बेच देंगे। यह तो अच्छी बात है पिताजी। पिताजी, आज का दिन तो बड़ा अच्छा है। चलिए कहीं बाहर घूम कर आते हैं। वैसे भी आज आप घर जल्दी आ गए हैं। हाँ चलो,
बाहर घूम कर आते हैं और इस दिन का मजा और अच्छे से लेते हैं। और भाई आनंद कैसे हो? हाँ गोपाल, अच्छा हूँ। बहुत दिनों बाद तुमसे मिलना हो रहा है। हाँ यार, अब काम का समय ही ऐसा बंधा हुआ है कि जिस समय में मैं खाली रहता हूँ उस समय में तुम काम पर गए होते हो, और जिस समय में मैं काम पर गया होता हूँ उस समय पर तुम खाली होते हो। जबकि देखा जाए तो हम दोनों तो उसी एरिया में ही रहते हैं, एक ही मकान मालिक के मकानों में किराए में रहते हैं। हमारे घर आसपास होने के बाद भी समय ना मिलने की वजह से हम आपस में मिल ही नहीं पाते। हाँ गोपाल, अब इस जीवन में यही तो एक भागा दौड़ी रह गई है, और इस भागा दौड़ी में अपनों से मिलना भी मुश्किल हो गया है। और बताओ, कैसा चल रहा है तुम्हारा काम? काम तो अच्छा चल रहा है, बस महंगाई और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हाँ वो तो है। तुम्हें पता है ना कि अगले महीने से हम जिस मकान में रह रहे हैं उस मकान के किराए भी बढ़ने वाले हैं। नहीं, ये बात तो मुझे नहीं पता थी। ये तुम्हें किसने बताया? वहीं कुछ आसपास के किराएदारों ने बताया। हमारे घर कुछ दिन पहले अमर आया था, लेकिन उसने तो ये सब बात मुझे नहीं बताई थी। ये बात कुछ दिन पहले ही शुरू हुई है कि हमारे मकान के किराए बढ़ने जा रहे हैं। लेकिन गंगा प्रसाद जी अचानक से किराए क्यों बढ़ा रहे हैं? अब ये शहरी क्षेत्र है, जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ के मकानों की कीमत अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिस वजह से उन मकानों के किराए बढ़ाए जा रहे हैं। मकानों की कीमत बढ़ रही है मतलब हम जिस मकान में रहते हैं क्या उसके भी दाम बढ़ रहे हैं? अरे दाम बढ़ रहे हो की बात कर रहे हो? हम जिस मकान में रहते हैं उन मकानों के दाम दोगुने हो रहे हैं। क्यों, तुम उन मकानों में से कोई मकान खरीदने की सोच रहे हो क्या? हाँ सोचा तो था। कितने में खरीदने की सोच रहे थे? 6 लाख में। अब भूल जाओ, तुम्हें वहाँ कोई 6 लाख में मकान नहीं मिलेगा। वहाँ पर मकानों की कीमत 12-13 लाख से ऊपर हो गई है। इतनी ज़्यादा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे तो कुछ दिन पहले अमर ने आकर इतने ही दाम बताए। मैं तुम्हें कल की ही बात बता रहा हूँ। कुछ लोगों ने गंगा प्रसाद जी से कल बात की थी मकान को खरीदने के लिए। वे लोग भी यही सोच रहे थे कि 5-6 लाख में यहाँ पर एक मकान मिल जाएगा। लेकिन जब उन्होंने सुना कि गंगा प्रसाद जी ने मकानों की कीमत दोगुनी कर दी है, तब वे भी चुपचाप अपने हाथ खड़े कर दिए और वापस लौट आए। अरे ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। मैं तो क्या क्या सपने देख कर बैठा था। अच्छा तो आनंद, मैं चलता हूँ, मुझे घर पर कुछ काम है। पिताजी, थोड़ी देर पहले हम कितने खुश थे, यह वापस से वही दुख भरी खबर आ गई। हाँ बेटा, अब कर भी क्या सकते हैं। यही तो जिंदगी है, उतार चढ़ाव आती रहती है। कभी उम्मीद टूटती है तो कभी नई उम्मीदें जगती हैं। तुम इसे लेकर ज़्यादा दुखी मत हो। वैसे भी जो जीवन हमारा चल रहा है वो कोई दुख भरा नहीं है। हाँ, हमने अच्छे की उम्मीद की थी और वो उम्मीद हमारी टूट गई। इसमें कोई दुख मनाने वाली बात नहीं है। फिर भी पिताजी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। काश मकान मालिक मकानों के दाम न बढ़ाए होते तो कितना अच्छा होता। वो सब बातें सोचना छोड़ो बेटा, जो हो गया सो हो गया। चलो पढ़ाई पर ध्यान दो।
अंकल राहुल बहुत दुखी हो गया था ये सुनकर कि मकान की कीमतें दोगुनी हो गई हैं। उसे ऐसे दुखी देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अब हमारी किस्मत में ही वो मकान खरीदना लिखा ही नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे एक बार कोशिश करनी चाहिए। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं थोड़े और ज़्यादा रुपए रेस्टोरेंट के मालिक से उधार मांग लेता हूँ। हाँ, शायद उन रुपयों को चुकाने में मुझे शायद लंबा समय लग जाए और इसके चक्कर में मैं रेस्टोरेंट का काम को भी ना छोड़ पाऊँ और अपना खुद का नाश्ते का दुकान भी ना लगा पाऊँ। लेकिन इसके बदले अगर मैं जयपाल जी का मकान खरीद लूँ तो कभी ना कभी तो मैं अपना खुद का छोटा सा नाश्ते का दुकान लगा ही लूँगा, क्योंकि उनका घर अच्छे लोकेशन में है। वो हाथ से नहीं छूटना चाहिए। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अभी जाकर सर से कुछ और रुपए उधार मांग लेता हूँ। लगभग 3 लाख और उधार मांग लेता हूँ। 2 लाख तो वैसे भी सर ने मुझे देने की बात कर ही दी थी, तो कुल मिलाकर 5 लाख उधारी हो जाएंगे सर के मुझ पर, और मेरे पास 4 लाख तो है ही, तो कुल मिलाकर 9 लाख हो गए। लेकिन अभी भी 3 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। 1-2 लाख मैं अपने दोस्त से मांग लूँगा और अपने मकान मालिक को भी कहूँगा कि कुछ रुपए कम कर दे। 12 लाख के घर को 10 या 11 लाख में बेचने की बात करूँगा, शायद वो मेरी बात मान जाए। मुझे ऐसे ही हार नहीं मानना चाहिए, मुझे एक बार प्रयास जरूर करना चाहिए। मैं भी जाकर सर से बात करता हूँ। सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ आनंद, बोलो। सर, कल मैं आपसे 2 लाख रुपए उधार मांगे थे। सर, मुझे 2 लाख रुपए के बजाय क्या आप मुझे कुल 5 लाख रुपए उधार दे सकते हैं? मैं आपको 3-4 सालों में वो रुपए लौटा दूंगा 20% ब्याज के साथ। नहीं आनंद, इतने रुपए तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तुम ईमानदार हो, मेहनती हो, लेकिन मेरी भी मजबूरी समझो। मैं यहाँ रेस्टोरेंट चला रहा हूँ, मुझे भी कई सारे खर्चों को संभालना होता है, तो कुछ रुपए मैं भी ज़रूरत के समय के लिए रखता हूँ। मैं इतने रुपए तुम्हें नहीं दे सकता। अगर तुम्हें फिर भी बहुत ज़रूरत है तो मैं 1 लाख रुपए और बढ़ा देता हूँ। अब 2 लाख के बजाय मैं तुम्हें 3 लाख रुपए उधारी दे सकता हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा मैं तुम्हें उधारी नहीं दे सकता। 1 लाख रुपए और उधारी देने के लिए आपका धन्यवाद सर। सर ने भी सही कहा, उनकी भी ज़रूरत है। वो भी इतना बड़ा रेस्टोरेंट चला रहे हैं, वो कैसे एक छोटे से नौकर को इतने लाख रुपए उधार दे सकते हैं? फिर भी उन्होंने मेरी इज्जत रखी और 1 लाख रुपए और उधार देने की बात की। अब मैं अगर कुल रुपए जोड़ूं तो 4 लाख मेरे पास हैं, 3 लाख रुपए उधार के मिल रहे हैं, तो कुल मिलाकर मेरे पास 7 लाख रुपए हुए। इधर उधर मांग कर भी 1 लाख रुपए बढ़ा सकता हूँ, फिर भी बहुत कम होंगे मकान खरीदने के लिए। अब तो ऐसा लग रहा है कि मैं मकान खरीद ही नहीं सकूंगा। चलो फिर भी 1-2 दिन और इंतज़ार करके देखता हूँ, शायद कोई रास्ता निकल जाए। और एक बार मैं अमर से भी बात करके देख लूँगा, शायद वो कोई रास्ता निकाल दे। अरे राहुल, इतनी जल्दी घर क्यों जा रहे हो? क्या घर जाकर खाना बनाओगे? नहीं गोलू, घर पर खाना नहीं बनाऊंगा, लेकिन फिर भी पिताजी ने कहा है कि स्कूल से सीधा घर ही आना, कहीं इधर उधर रुक कर खेलने मत लग जाना। तुम खेलते ही कहाँ हो हमारे साथ, तुम तो बस हमसे छुपते ही फिरते हो। तुम हमसे इतना डरते क्यों हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है?
नहीं, मैं तुमसे नहीं डरता। मैं तो बस ज़्यादा दोस्ती यारी नहीं करता, अपने काम से मतलब रखता हूँ। अच्छा, तो तुम हमसे नहीं डरते? नहीं। तो फिर तुम हमें अपने नोट्स क्यों नहीं देते? आज तो हम तुमसे तुम्हारे इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स के नोट्स लेकर ही रहेंगे। डरो मत, हम तुम्हारे नोट्स तुम्हें वापस कर देंगे। वो क्या है ना, क्लास में हमने मैडम सर ने जो नोट्स लिखाया है वह ठीक से हम लिख नहीं पाए हैं। तुम थोड़ा होनहार स्टूडेंट हो ना, तुमने तो अच्छे से नोट्स लिख ही लिए होंगे। नहीं, मैंने भी नहीं लिखे। हम तुमसे जब भी नोट्स मांगते हैं, जिस भी चीज़ का नोट्स मांगते हैं, तुम हर बार यही कह देते हो कि तुम ठीक से नोट्स नहीं लिखे। आज तो हम तुम्हारे बैग को खोलकर तुम्हारे नोट्स देखेंगे ही कि तुम सच कह रहे हो कि हमसे झूठ कह रहे हो। क्या तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं? नहीं, अब तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं। अब तुम भी बहुत झूठ बोलते हो। गोलू, इसके बैग को जाकर खोलो और इसके नोट्स चेक करो। यह क्या जबरदस्ती कर रहे हो? अगर तुम लोगों ने मेरे बस्ते को हाथ लगाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो तुम हमें पीटोगे? अभी तुम्हें हम मजा चखाते हैं। वहीं रुको, दोनों क्यों परेशान कर रहे हो उस बच्चे को? मैं यहाँ से खड़े होकर जब से देख रहा हूँ तब से तुम उसे परेशान करते जा रहे हो। तुरंत यहाँ से निकल जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे, यह तो हमारा मकान मालिक था, गंगा प्रसाद। यह यहाँ कैसे आ गया? अरे, ये यहीं पर घूमते ही रहते हैं। बोलते हैं कि यह बहुत खतरनाक आदमी है। अच्छा हो गया हमने उनसे कुछ बात नहीं किया और चुपचाप उसकी बात मानकर वहाँ से भाग आए। वैसे भी सारे लोग इससे बहुत डरते हैं। थोड़ा खतरनाक आदमी है बोलते हैं। तुम ठीक तो हो ना बेटा? जी अंकल जी, मैं ठीक हूँ। क्या तुम्हें वो हर दिन परेशान करते हैं? हाँ, कभी कभी परेशान करते हैं। तुम उल्टे जवाब क्यों नहीं देते? तुम भी थोड़े बदमाश बनो। ऐसे सीधे बने रहने से तुम इस दुनिया में जी नहीं सकोगे। आज नहीं तो कल तुम्हें भी आवाज उठाना ही होगा, और शायद कभी कभार जीने के लिए तुम्हें हाथ भी उठाना पड़ सकता है। नहीं अंकल, वह इतना भी परेशान नहीं करते कि मैं उनसे लड़ाई झगड़ा करूं। और वैसे भी मेरे पिताजी ने दूसरों से लड़ाई झगड़ा करने को मना किया है। वे कहते हैं कि हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों की मदद करो। वो तुम्हें देखकर मुझे लग ही रहा था कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें इसी तरह का ज्ञान दे सकते हैं। तुम भले मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। चलो, मैं तुम्हें घर तक छोड़ आता हूँ, वरना वो लड़के तुम्हें फिर से आधे रास्ते में परेशान करेंगे और फिर तुम अपने पिताजी के ज्ञान के चक्कर में पिट जाओगे। इसलिए मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। अरे, ये राहुल है ना, आनंद का लड़का? ये कैसे गंगा प्रसाद के साथ में घूम रहा है? क्या राहुल को नहीं पता कि गंगा प्रसाद इन सारे घरों का मकान मालिक है और बहुत ही बदमाश आदमी है? अरे नहीं पता होगा। राहुल ने कभी गंगा प्रसाद को देखा ही नहीं होगा, क्योंकि गंगा प्रसाद कभी इस एरिया में आता ही नहीं। वो तो हमेशा अपने आदमी अमर को भेजता है किराया वसूलने, मकानों का और सारे दुकानों का काम भी अमर ही करता है। गंगा प्रसाद तो कम ही आता है यहाँ पर। फिर भी राहुल के पिताजी को ये बात बतानी चाहिए हमें, क्योंकि गंगा प्रसाद के साथ घूमना फिरना अच्छी बात नहीं है। वो बहुत ही खतरनाक आदमी है। कहीं उसकी संगत में रहकर ये राहुल भी बिगड़ ना जाए। अंकल जी, ये है मेरा घर।
अगली बार से कोई परेशान करे तो उससे लड़ना सीखो, तभी तुम इस दुनिया में जी सकोगे। आज तो मैं तुम्हें बचाने आ गया, कल कौन आएगा? राहुल, आसपास के पड़ोसी बता रहे थे कि तुम किसी आदमी के साथ घर आ रहे थे। हाँ पिताजी, आज स्कूल से घर आते वक्त मुझे एक बुजुर्ग अंकल मिल गए थे जिनके साथ मैं घर आया हूँ। तुम जानते हो कि वो कौन है? नहीं पिताजी, मैं तो नहीं जानता, लेकिन उन्होंने बताया कि वो मुझे जानते हैं। शायद वे आपको भी जानते होंगे। हम जिस मकान में रह रहे हैं, ये मकान उन्हीं का मकान है। इस एरिया में जितने भी मकान हैं, वो उन सब मकान के मालिक हैं। उनका नाम गंगा प्रसाद है। वे गंगा प्रसाद अंकल थे? अगर मुझे पता रहता तो मैं उनसे जयपाल अंकल के घर खरीदने की बात करता और उनसे यह भी जरूर कहता कि आप मकान की कीमतों को दुगनी ना करें। उनसे ये सब बातें कोई नहीं करता, और तुम भी मत करना भूल कर भी। वैसे भी वो उनका मकान है, वो जिसे भी जितने दाम में बेचना चाहे बेच सकते हैं। हम कौन होते हैं कि उन्हें कहें कि वे अपने मकान की कीमत आधे करके हमें बेचें? और वैसे भी वो हमारी बात मानेंगे क्यों? हाँ, आप सही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें एक बार बात तो करनी चाहिए उनसे। राहुल बेटा, उस मकान को खरीदने का सपना छोड़ दो। मेरे पास अब इतने रुपए नहीं कि मैं जयपाल अंकल के उस मकान को खरीद सकूं। मैंने बहुत इधर उधर कोशिश की रुपयों का इंतजाम करने की, लेकिन रुपए कम ही पड़ रहे हैं उस मकान को खरीदने के लिए। अब तुम भी ये सब जिद छोड़ दो। पिताजी, अगर गंगा प्रसाद अंकल जी हमारी बात नहीं मानेंगे तो शायद अमर भैया की बात मान ले। वे तो उनके लिए कई साल से काम कर रहे हैं। क्या पता अमर भैया अगर गंगा प्रसाद अंकल को जयपाल अंकल के घर की कीमत को आधे कर कर हमें बेचने की बात करें तो शायद गंगा प्रसाद अंकल मान जाए। नहीं बेटा, ये सही नहीं होगा। हम अपने फायदे के लिए क्यों दूसरों का इस्तेमाल करें? अमर अगर हमसे अच्छे से बात करता है, हमारी मदद करता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि उससे हम अपना फायदा उठाएं। ये गलत बात है। मैं ऐसा नहीं करने वाला। आओ अमर, आज हम तुम्हारे बारे में ही सोच रहे थे। मेरे बारे में सोच रहे थे? क्या सोच रहे थे मेरे बारे में? बस ऐसे ही इधर उधर की बातें। और बताओ, कैसे आना हुआ? वही मकान के बारे में ही आप लोगों से कुछ बात करने आया था। जब मैं पिछली बार आया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जयपाल जी मकान खाली करने वाले हैं, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि वो मकान नहीं खाली करेंगे। ऐसा क्यों? उनकी ज़मीन के किनारे से जो हाईवे गुजर रही थी, वो प्लान कैंसिल हो गया। वो हाईवे अब कहीं और से बनने जा रही है, जिस वजह से उनका वो खेती वाला ज़मीन अब पुराने जैसे कीमत पर आ गया है। इसलिए अब जयपाल जी ने मकान को ना छोड़कर जाने का सोचा है। अरे यह तो बड़ा बुरा हुआ जयपाल जी के साथ। उन्होंने बड़े सपने देख रखे थे कि वे आधे ज़मीन को बेचकर जो रुपए मिलेंगे, उन रुपयों से आधे ज़मीन पर दुकान और रहने का घर बनाएंगे। लेकिन उनके सारे सपने चकनाचूर हो गए। वो तो बड़े दुखी होंगे। हाँ, दुखी तो थे, लेकिन उन्हें एक चीज़ की तसल्ली थी कि उन्होंने यहाँ का मकान खाली नहीं किया था। वैसे भी यहाँ रहकर भी जो छोटा सा किराने का दुकान चला रहे हैं, वो अच्छा ही चल रहा है। अब वे इस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे।
चलो अच्छा है। वैसे हमने प्लान बना लिया था कि जयपाल जी अगर उस घर को छोड़कर जाते हैं तो उस मकान को हम खरीद लेंगे। मैं आप लोगों को ये भी बताने आया था कि हमारे मकान मालिक गंगा प्रसाद जी सारे के सारे घरों की कीमत बढ़ा दिए हैं, दोगुनी कर दिए हैं और किराए में भी थोड़ी बढ़ोतरी कर दिए हैं। ये सब मैंने सुन लिया था, मुझे एक किराएदार ने ये सब बताया था। अभी जयपाल जी के घर की जो कीमत है वो लगभग 12 लाख रुपए हैं। अगर आप इतने लाख रुपए दे दें तो वो घर आपका हो सकता है। गंगा प्रसाद जी जयपाल जी को वहां से निकालकर किसी और मकान में शिफ्ट कर देंगे। अमर भैया, हम सच में जयपाल अंकल जी का मकान खरीदना चाहते हैं, लेकिन अब जितने रुपए बोल रहे हैं उतने रुपए हमारे पास नहीं हैं। क्या आप गंगा प्रसाद अंकल जी से हमारे लिए कुछ बात कर सकते हैं? क्या आप उनसे कह सकते हैं कि वे कुछ लाख रुपए और कम कर दे? ये सब मामलों में मैं नहीं पड़ता राहुल बेटा, ये उनका हक है। वो जो चाहें, जिस भी चीज को जिस भी कीमत में बेचना चाहे, वो उनकी मर्जी। मैं तो एक नौकर हूँ, मैं तो उनके लिए बस काम करता हूँ। ये सब चीजें तो मैं नहीं कर सकता और तुम्हें कभी करनी भी नहीं चाहिए। तुम अपना काम जो कर रहे हो उसे अच्छे से करो। अब वैसे भी जो मकान खरीदने की उम्मीद थी मैंने छोड़ दी। जो चल रहा है वह भी ठीक है। अगर किस्मत रहा तो आगे कोई ना कोई नया मकान अच्छे लोकेशन में मिल जाएगा, तब देखूंगा। अगर रुपए हुए तो खरीद लूंगा। अच्छा आनंद जी, मैं चलता हूँ। भाई सुधीर, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। हाँ बोलो आनंद, कैसी मदद चाहिए? तुम्हें तो पता ही है कि मेरी पत्नी को मरे हुए 10 साल हो गए हैं। मैं और मेरा बेटा ही घर में रहते हैं। हम दोनों के अलावा इस दुनिया में एक दूसरे का कोई नहीं है। इस रेस्टोरेंट में शेफ का काम करने से मुझे घर हर रोज़ जाने में देरी हो जाती है, जिससे मेरा बेटा हर दिन दुखी होता है और उसे दुखी देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे बेटे ने मुझसे बोला कि कोई नाश्ते का दुकान खोलूं, भले ही छोटा हो चलेगा, लेकिन मैं घर में उसके साथ रहूंगा। वो यही चाहता है। इसलिए मैं यही सोचकर अपने मकान के पास में एक अच्छे लोकेशन का मकान खरीदने का सोच रहा हूँ। उस मकान में मैं अपना छोटा सा नाश्ते का दुकान खोलूँगा। अच्छे लोकेशन में होने की वजह से मेरा नाश्ते का दुकान अच्छे से चलेगा, जिससे मेरी अच्छी कमाई होगी। ये तो अच्छी बात है आनंद, तो इसमें मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? सुधीर, मुझे वो घर खरीदने के लिए जितने रुपए चाहिए उतने रुपए मेरे पास नहीं हैं। लगभग 12 लाख का वो मकान है, लेकिन मेरे पास सिर्फ 7 लाख रुपए हैं। क्या तुम मुझे 4-5 लाख रुपए उधारी दे सकते हो? मैं तुम्हें जल्द से जल्द रुपए लौटा दूंगा। 4-5 लाख रुपए तो नहीं है आनंद। हाँ, मैं तुम्हें 3 लाख रुपए दे सकता हूँ। अगर उससे तुम्हारी मदद हो सकती है तो तुम 3 लाख रुपए ले लो। चलेगा सुधीर, चलेगा। 3 लाख रुपए भी काफ़ी हैं। मैं तुम्हें ये रुपए 3-4 साल में धीरे धीरे करके लौटा दूंगा। बाकी जो रुपए बच रहे हैं उन्हें मैं कहीं और से इंतजाम कर लेता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है। आज मैं तुम्हारे मदद आ रहा हूँ, कल तुम मेरे किसी मदद आ जाओगे। मैं तुमसे 3 लाख कुछ दिनों में आकर ले लूँगा। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बैंक से रुपए निकाल कर रख लूँगा।
चलो अच्छा है, सुधीर ने भी मुझे 3 लाख रुपए की मदद कर दी। अभी भी मुझे 2 लाख रुपए और चाहिए। देखता हूँ आगे क्या होता है। छोड़ो मुझे, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? तुम दोनों मुझे क्यों मार रहे हो? हमसे झूठ बोलता है, हमें अपने नोट्स नहीं देना चाहता। आज तो तुझे जाने नहीं देंगे, आज तो तेरी खूब जमकर पिटाई करेंगे। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैंने तो इस लड़के को बोला ही था, मजबूत बन, लड़ाई कर, लेकिन ये तो सीधा बनने चला है। और सुन अपने पिताजी की बात, पीटने दो इसको, पिटाई होगी तभी इसका दिमाग ठिकाने आएगा। हर बार अगर इसे बचाने जाऊंगा तो ये मुझे ही ज्ञान देता रहेगा सीधे होने का। राहुल बेटा, घर खरीदने के लिए 12 लाख रुपए जो चाहिए थे, उसमें से लगभग 10 लाख रुपयों का इंतजाम हो गया है बेटा। अगर 2 लाख रुपए और कहीं से मिल जाए तो हम जयपाल जी का वो मकान आसानी से खरीद सकते हैं। पिताजी, आपने इतने लाख रुपए कहाँ से इकट्ठे कर लिए? बस बेटा, इधर उधर 2-4 जगह उधारी मांगकर मैंने ये रुपए इकट्ठे किए हैं। एक बार कैसे भी करके जयपाल जी का घर हम खरीद लें तो हमारा बहुत बड़ा काम हो जाएगा। बस एक परेशानी रहेगी कि वो मकान खरीदने के बाद में तुरंत अपना खुद का दुकान नहीं खोल सकता हूँ मैं, क्योंकि जो रुपए मैं उधार लिया हूँ उसे चुकाने के लिए मुझे रेस्टोरेंट में 3-4 साल काम और करने होंगे। एक बार उन सारे रुपयों को मैं चुका दूँ तो 3-4 साल बाद मैं खुद का नाश्ते का दुकान उस मकान में खोल लूँगा। हाँ पिताजी, भले कुछ साल बाद हम दुकान खोले, वो चलेगा, लेकिन वो अच्छे लोकेशन वाला मकान हाथ से नहीं जाना चाहिए। तो पिताजी, जो 2 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं उन्हें कहाँ से लाओगे? पता नहीं बेटा, ऐसे तैसे करके 10 लाख तो इकट्ठे हो ही गए, 2 लाख भी कहीं ना कहीं से इकट्ठे हो ही जाएंगे। मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा। मैं ऐसा करता हूँ, मैं कल गंगा प्रसाद जी से जाकर खुद ही बात करता हूँ। उनसे कहता हूँ कि वे 2 लाख रुपए कम करें, हम उनका मकान खरीदना चाहते हैं। तुम दोनों को मैंने इससे पहले समझाया था, तुम दोनों को समझ नहीं आया। आज तुम फिर से इस बच्चे को परेशान कर रहे हो। तुम दोनों के पिताजी को मैं जानता हूँ, एक नंबर के डरपोक आदमी है दोनों। अभी मैं तुम दोनों के घर पहुँच जाऊँ तो तुम दोनों के पिता मुझसे हाथ जोड़कर भीख मांगेंगे। क्या तुम दोनों चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर जाऊँ? अगर तुम दोनों अपने परिवार की खैर चाहते हो तो आइंदा से इस लड़के को परेशान नहीं करना। चलो भागो यहाँ से। कैसे हो तुम? ठीक तो हो ना? ज्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं अंकल, मैं ठीक हूँ। अंकल जी, आप गंगा प्रसाद जी हैं जिनका 20 से ज़्यादा किराए का मकान है और 10 से ज़्यादा किराए के दुकान चल रहे हैं इस शहर में। हाँ, मैं वही गंगा प्रसाद हूँ। क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? सब आपके बारे में कहते हैं कि आप बड़े खूंखार आदमी हैं, आप अच्छे आदमी नहीं हैं, आपसे सब डरते हैं, इसलिए आपसे सब दूर भागते हैं, कोई आपसे बात नहीं करना चाहता। लेकिन आपके इस व्यवहार को देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि आप बदमाश आदमी हैं। अगर आप बदमाश आदमी होते
तो आप मुझे बचाने नहीं आते। आप में भी कुछ अच्छाई है, लेकिन आप उस अच्छाई को दिखाना नहीं चाहते। अच्छाई सब में होती है बेटा, लेकिन इस दुनिया में जीने के लिए तुम्हें उस अच्छाई को दबाना पड़ता है और अपने अंदर बुराई को कभी कभार जगाना पड़ता है। जितना बुरा तुम बनोगे उतना आगे तुम बढ़ोगे। मुझे देखो, आज मैं शान शौकत के साथ जीता हूँ। मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं। जो चाहिए मुझे वो है मेरे पास। बिना सोचे समझे कुछ भी खरीद लेता हूँ। रुपयों की परवाह बिल्कुल नहीं करता। अंकल जी, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। क्या आप मेरी मदद करेंगे? अगर इस मदद में मेरा फ़ायदा होगा तभी मैं तुम्हारी मदद करूँगा। बोलो, क्या मदद चाहिए? अंकल जी, मेरे पिताजी आपके किराए का मकान को खरीदना चाहते हैं, लेकिन आपने मकानों की कीमत बढ़ा दी है, जिस वजह से हम वह मकान नहीं खरीद पा रहे हैं। क्या आप मकान की कीमत पहले जितनी नहीं कर सकते हैं? इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा? आपको तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन आप अच्छे आदमी हैं अंकल। प्लीज़ आप हमारी मदद कर दीजिए। हमें उस मकान की बहुत ज़रूरत है जिसमें जयपाल अंकल जी रह रहे हैं, जो अपना किराए का दुकान चला रहे हैं। हम उस मकान को खरीदकर उस मकान में एक छोटा सा नाश्ते का दुकान चलाएंगे। आप हमें वह मकान आधे दाम में दे दीजिए। मैं फ्री में किसी के लिए कुछ काम नहीं करता। मैंने जो दाम लगाए हैं उस मकान के, उस दाम में अगर तुम वो मकान खरीद सको तो खरीद लो। मैं उस मकान के दाम आधे नहीं करने वाला। वैसे भी तुम मेरे क्या लगते हो जो मैं तुम्हारे लिए उस मकान के दाम को आधे कर दूं और अपना घाटा करा लूं? अगर आधे नहीं कर सकते उस मकान के दाम को, तो 12 लाख की कीमत को घटाकर 10 लाख रुपए कर दीजिए उस मकान के। हम 10 लाख में भी खरीद लेंगे। मैं कोई दाम कम करने वाला नहीं। 12 लाख में अगर खरीद सको तो खरीदो, वरना जाकर देखो कहीं सस्ते मकान। मैं यहाँ कोई धर्मशाला खोलकर नहीं रखा हूँ। अंकल जी, मैं और पिताजी दोनों अकेले रहते हैं। पिताजी को आने में बहुत देर हो जाती है, तो घर पर मैं अकेला ही रहता हूँ। मैं और पिताजी ये चाहते हैं कि हम उस मकान में अपना छोटा सा दुकान चलाएं और दिन भर साथ रहें। क्या आप नहीं चाहते कि हमारा परिवार एक रहे? मैं कौन होता हूँ ये चाहने वाला? तुम्हें जो चाहिए तुम चाहो, और मुझे जो चाहिए वो मैं लेकर रहूँगा। रहने के लिए तो घर पर मैं अकेला ही रहता हूँ। मेरा एक बेटा था, वो मुझे छोड़कर चला गया। वो भी तुम्हारे पिताजी की तरह सीधा साधा था। वो भी मुझे पसंद नहीं करता था। जी रहा है कहीं मेहनत की ज़िंदगी, कष्टों भरी। मुझे भी वो तुम्हारे पिताजी की तरह सिधाई का सीख देता रहता था। देख लिया मैंने सिधाई के रास्ते में चलकर, और मैं तुम्हें भी सलाह देता हूँ कि तुम भी दुष्ट बनो, वरना हर दिन उन बदमाश लड़कों से मार खाते रहो और अपने पिताजी की तरह मेहनत करके एक घर भी ना खरीद सको। आज मैं जो भी कुछ हूँ अपने इसी कठोर व्यक्तित्व की वजह से हूँ। मैंने तुम्हारे पिताजी से बात की थी। उसके व्यवहार को देखकर मैं समझ गया था कि ये आदमी ज़िंदगी में बस कष्ट में ही रहेगा और अपने परिवार को भी हमेशा कष्ट ही देगा। आज जो तुम कष्ट सह रहे हो, इसका जिम्मेदार तुम्हारे पिताजी हैं। जाओ बोलो अपने पिताजी को कुछ ऐसा काम करे जिसमें कोई कमाई हो, चाहे वो गलत ही काम क्यों ना हो। अगर तुम्हारे पिताजी को रुपए कमाने हैं गलत काम से, तो मेरे पास भेज देना। मेरे पास कई सारे काम हैं जिससे वो जल्दी रुपए कमा लेंगे और जिससे तुम वो मकान भी आसानी से खरीद लोगे। क्या हुआ बेटा, इतने गुस्से में क्यों नजर आ रहे हो?
स्कूल में कोई बात हो गई? आज मैंने गंगा प्रसाद जी से बात की। घर की कीमत कुछ कम करने के लिए कहा उनसे, लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं मानी। तुमने उनसे जाकर क्यों बात की? तुम उनसे दूर रहा करो, वो अच्छे आदमी नहीं है। तो आप सिधाई का रास्ता अपनाकर कौन सा महान बन गए? मेहनत की कमाई करके ना आप खुश रह रहे हैं, ना मुझे खुश रख पा रहे हैं। एक घर भी तो आपने खरीद कर नहीं दिया। घर खरीदने के लिए इधर उधर से आप उधारी मांग रहे हैं। उधारी भी आप ठीक से इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। आपसे अच्छा तो गंगा प्रसाद जी है। भले ही वे बदमाश है, लेकिन उनका नाम है, इज्जत है, शोहरत है, पैसा है, उनके पास सब है। वो जो चाहे खरीद लेते हैं। लेकिन हम यहाँ मेहनत की कमाई से ढंग से कुछ खरीद भी नहीं पाते। कुछ भी चीज खरीदने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। आप भी बदमाशी क्यों नहीं करते? कोई ऐसा काम क्यों नहीं करते जिसमें अच्छी कमाई हो? अगर आपको नहीं पता कि कौन सा काम में ज्यादा कमाई है, तो आप गंगा प्रसाद जी के पास जाइए। वे आपको कोई न कोई ऐसा काम दे ही देंगे जिसमें आपकी अच्छी कमाई होगी। तुम्हें एक थप्पड़ पड़ेगा तो तुम्हें बात करने का तरीका समझ में आ जाएगा। कोई इस तरीके से बात करता है अपने पिताजी से? तुम्हें मैं हर चीज ला कर देता हूँ, तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करता हूँ, तुमसे अच्छे से बात करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे इस तरह से बात करो। आइंदा से तुम उस गंगा प्रसाद से नहीं मिलोगे। चुपचाप स्कूल जाना है और स्कूल से घर आना है। इधर उधर कहीं रुकने की जरूरत नहीं। पता नहीं उस गंगा प्रसाद ने तुम्हें क्या क्या बातें बता दी। बेटा, वो बदमाश आदमी है, उससे दूर रहो। वो किसी काम को सीधे तरीके से करता ही नहीं है। खुद तो बदमाश है, दूसरों को भी बदमाश बना रहा है। तुम भी अगर उनसे मिलते रहोगे तो वो तुम्हें भी बदमाश बना देंगे। मेहनत से जीवन जीना क्या होता है उस बदमाश आदमी को क्या पता। अपने इसी बदमाशी के चलते वो अकेला ही रहता है घर पर। एक लड़का था, उसके इस बदमाशी के चलते उसे छोड़कर चला गया। भले गंगा प्रसाद के पास में सब कुछ है, लेकिन वो इस दुनिया में अकेला है। तुम्हें आज मेरी बात समझ नहीं आ रही है, लेकिन एक दिन तुम्हें सब चीज समझ में आ जाएगा। आज मैंने राहुल को बहुत डांट दिया। ये भी तो ऐसे ही बातें कर रहा था, जिसे सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। आज जो बातें राहुल कर रहा था, ये सारी बातें जरूर उस गंगा प्रसाद जी ने मेरे बेटे के दिमाग में डाली है। खुद तो बदमाश है, बच्चों को भी बदमाश बना रहा है। अब उस घर को खरीदने के लिए मुझे जो 2 लाख रुपए चाहिए, उसका इंतजाम करने के लिए मेरे पास अब एक आखिरी रास्ता है, और वो है मेरी पत्नी के गहने, जिसे मैंने उसकी याद में अपने पास रखे थे। लगता है उसे अब बेचना ही होगा, तब जाकर 12 लाख रुपए इकट्ठे होंगे। क्योंकि अगर मैं वो मकान ना खरीदूं तो पता नहीं मेरा बेटा राहुल और क्या क्या उल्टी बातें सोचेगा। इसलिए मुझे अपने बेटे के खातिर मुझे ये कदम उठाना ही होगा। मुझे वो गहने बेचकर वो मकान खरीदना ही होगा। नमस्ते जयपाल जी। नमस्ते आनंद। और कैसे आना हुआ? आज जल्दी ही रेस्टोरेंट और स्कूल के लिए निकल गए हो दोनों। जी वो आपसे कुछ बातें करनी थी, आपके इस मकान को लेकर। हाँ बोलो। ये बोलते हुए मुझे थोड़ा अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन जयपाल जी, आपके इस मकान को हम खरीदना चाहते हैं। एक बार हम अगर इस मकान को खरीद लें तो आपको इस मकान को छोड़कर कहीं और जाना होगा। ये कैसी बात कर रहे हो आनंद? क्या तुम्हें मकान मालिक से ये मकान खरीद लिया? नहीं, मैंने ये मकान अभी नहीं खरीदा है।
तो तुम्हें पता तो है ना कि मकान के दाम दोगुने हो गए हैं। लगभग इस मकान के दाम 12 लाख रुपए हैं। क्या तुम्हारे पास 12 लाख हैं? और अगर है भी तो हम ये मकान को तुम्हें नहीं देंगे, क्योंकि इस मकान को हमने भी खरीदने का सोचा है 12 लाख रुपयों में। तो क्या आप भी इस मकान को खरीदने वाले हैं? हाँ आनंद, हम इस मकान को खरीदेंगे गंगा प्रसाद जी से 12 लाख रुपयों में, क्योंकि ये अच्छे लोकेशन का मकान है और हमारा जो राशन का दुकान है वो अच्छे से यहाँ चल रहा है। तो हम इस जगह को छोड़कर भी नहीं जाना चाहते। इसी जगह में हमेशा के लिए बसना चाहते हैं। अगर ऐसी बात है जयपाल जी, तो मैं आपके रास्ते में नहीं आऊँगा। आप ही खरीद लीजिए इस मकान को। मैंने सोचा कि मेरे पास 12 लाख रुपए हैं तो मैं इस मकान को खरीद लूँगा और अपना खुद का एक छोटा सा नाश्ते का दुकान खोलूँगा। लेकिन ठीक है जयपाल जी, आप अगर इस मकान को खरीद रहे हैं तो आप खरीद लीजिए। अच्छा तो जयपाल जी, मैं चलता हूँ। पिताजी, आपके पास 12 लाख का इंतजाम हो गया उस घर को खरीदने के लिए? हाँ बेटा, 12 लाख का इंतजाम तो हो गया, लेकिन अब उस घर को जयपाल जी खरीद रहे हैं। अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब जाओ बेटा, स्कूल जाओ। गंगा प्रसाद जी, हम आपसे वो जयपाल अंकल जी वाला मकान खरीदना चाहते हैं। हमारे पास 12 लाख रुपए का इंतज़ाम हो गया है। अगर ऐसी बात है तो ये अच्छी बात है। लाओ 12 लाख और घर तुम रख लो। लेकिन एक परेशानी आ रही है गंगा प्रसाद जी, जिसमें हमें आपकी मदद चाहिए। अगर रुपए कम करने की बात है तो मैं 1 रुपए भी कम नहीं करूँगा। नहीं, रुपए कम करने की बात नहीं है। दरअसल जयपाल जी उस घर को खरीदना चाहते हैं 12 लाख में, और पिताजी भी उनकी बात मान गए और पिताजी खुद पीछे हट गए हैं। मैं चाहता हूँ गंगा प्रसाद जी कि वह मकान आप जयपाल जी को ना बेचें और वह मकान सिर्फ हमें बेचें। क्या आप इतना काम कर सकते हैं? मतलब तुम अपने फायदे के लिए किसी दूसरे को घर से निकाल रहे हो? लगता है मेरे साथ रहकर तुम भी थोड़े बहुत बदमाशी करना सीख गए हो। तुम भी अपने मतलब के बारे में सोचने लग गए हो। अच्छा है, तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें वो मकान नहीं बेचूंगा और वो मकान भी मैं उनसे खाली करवा दूंगा कुछ ही दिनों में। गंगा प्रसाद जी, आप यहाँ? आपको अगर कुछ काम था तो आप हमें बता देते। चलिए, कुछ नहीं होता। वैसे भी मुझे आपसे कुछ काम था, मैं भी आपके पास आने ही वाला था। अच्छा किया आप ही यहाँ आ गए। मैं यहाँ तुमसे इस मकान के बारे में बात करने आया था। हाँ बताइए गंगा प्रसाद जी। तुम इस मकान को 1 हफ्ते में खाली कर दो। ये मकान मैं किसी और को बेच रहा हूँ। गंगा प्रसाद जी, आप इस मकान को किसी और को मत बेचिए। मैं इस मकान को खरीदना चाहता हूँ। मैं आपको इस मकान के 12 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। आप इस मकान को मुझे ही बेचिए। वैसे आप ये मकान किसे बेच रहे हैं? ये मकान मैं आनंद को बेच रहा हूँ और ये मकान मैं तुम्हें नहीं बेचने वाला। अगर तुम्हें ये मकान खरीदना है तो 20 लाख रुपए में मैं तुम्हें ये मकान बेचूंगा। अगर तुम ये मकान 20 लाख रुपए में नहीं खरीद सकते तो मकान को 1 हफ्ते में खाली कर दो और यहाँ से कहीं और चले जाओ। ये कैसी बात कर रहे हैं गंगा प्रसाद जी? मैं तो आपको इस मकान के सही दाम दे रहा हूँ। आप क्यों मेरे लिए इस मकान के दाम को बढ़ा रहे हैं? वैसे भी
इस मकान में मेरा ये राशन का दुकान चल रहा है। आप मेरी रोजी रोटी मत छीनिए। आप मुझे ये मकान 12 लाख में बेच दीजिए। मैं इससे ज़्यादा आपको नहीं दे सकता। मैं कुछ नहीं सुनने वाला। तुम्हारे लिए इस मकान की कीमत 20 लाख रुपए है। अगर खरीदना चाहो तो खरीद लो। आनंद, क्या तुम जयपाल के मकान को खरीदने की सोच रहे थे 12 लाख रुपए में? जी हाँ, मैं सोच रहा था, लेकिन उस मकान को अब जयपाल जी खुद ही खरीदना चाहते हैं आपसे, इसलिए मैं पीछे हट गया। तुम्हें जयपाल की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। वो 1 हफ्ते में मकान खाली कर देंगे। तुम 12 लाख रुपए तैयार करके रखो। मैं घर के कागजात तैयार करता हूँ। मैं 12 लाख में तुम्हें वो मकान बेचता हूँ। तो फिर जयपाल जी का क्या होगा? वो उस मकान को खरीदना चाह रहे थे। तुम जैसे सीधे लोगों की यही परेशानी है। तुम्हें कुछ ला कर भी दो तो भी तुम उसे ठुकरा देते हो। हर चीज़ हर समय सिधाई से नहीं मिलती। कुछ चीज़ें मैं अगर तुम्हें ला कर दे रहा हूँ तो तुम्हें चुपचाप उसे रखने में क्या हर्ज है? तुम क्यों दुनियादारी की सोच रहे हो? तुम क्यों उस जयपाल का सोच रहे हो? तुम अपना और अपने बेटे का देखो। मैंने जयपाल को 7 दिन में उस मकान को खाली करने का समय दे दिया है। वो 7 दिन में उस मकान को खाली कर देंगे, और अगर वो उस मकान को खरीदना चाहे तो मैंने उसके लिए उस मकान के दाम 20 लाख रुपए कर दिए हैं। वो कुछ भी हो जाए उस मकान को नहीं खरीद पाएंगे, और ये मकान तुम ही खरीद सकते हो। नहीं गंगा प्रसाद जी, अगर जयपाल जी उस मकान को खरीद रहे हैं तो मैं बीच में नहीं आऊँगा। और आप क्यों हमारे लिए जयपाल जी को उस घर को खरीदने से रोक रहे हैं? क्यों उन्हें 20 लाख रुपए में उस मकान को बेचने की बात कर रहे हैं? ऐसे में तो वो मकान को खरीद ही नहीं पाएंगे। वैसे भी जयपाल जी उस मकान में रहकर अपना दुकान चला रहे हैं। उस दुकान से उनकी रोजी रोटी चल रही है। अगर आप उन्हें जानबूझकर हटा देंगे और मुझे उस मकान को बेचेंगे तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा पाप है। मैं कैसे किसी का घर उजाड़कर अपना घर बना सकता हूँ? मैं इतना निर्दयी नहीं हूँ। तुम्हें देखकर मुझे मेरे बेटे की याद आती है। वो भी इसी तरह का ईमानदार था, हमेशा ईमानदारी की बात करता था, लेकिन मैं अपने उसूलों का पक्का था। मैंने भी बदमाशी का रास्ता नहीं छोड़ा। आज देखो, मैं खूब बड़ा आदमी बन गया हूँ। भले मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया, लेकिन मुझे पता है एक दिन जब उसे रुपयों की कमी होगी तो वो वापस ज़रूर आएगा। इसलिए मैं तुम्हें भी सलाह देता हूँ, मौका परस्त बनो। अगर तुम्हें कुछ अच्छा पाने का मौका मिले तो तुम्हें उस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, भले वो गलत तरीके से ही क्यों ना हो। मैं उस मकान को हरगिज़ नहीं खरीदने वाला। आप जाएं और वो मकान जयपाल जी को बेच दें 12 लाख रुपयों में। मुझे आपकी मदद की कोई ज़रूरत नहीं। मैं जो काम कर रहा हूँ मैं उसी में खुश हूँ। मैं भले थोड़े बहुत रुपए कमाता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में बहुत खुशी है। कम से कम मैं अपने बेटे के साथ में चैन से सो तो पाता हूँ। आप तो इस दुनिया में बिल्कुल ही अकेले हैं। इतना रुपया पैसा होने के बाद भी हमेशा इधर उधर भटकते रहते हैं। आप क्यों घर पर नहीं रहते? इसीलिए ना, क्योंकि वो घर आपको काटने को दौड़ता है। यही तो आपकी सबसे बड़ी हार है। और आप ये उम्मीद छोड़ दीजिए कि आपका बेटा रुपयों की तंगी के चलते आपसे मदद मांगने आएगा। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आपका बेटा ईमानदार है और ईमानदारी के चलते आपको छोड़कर चला गया, उससे तो साफ यही पता चल रहा है कि आपका बेटा आपके पास कभी नहीं आएगा। भले वो कम कमाएगा, लेकिन आपके इस काली कमाई को वो कभी हाथ भी नहीं लगाएगा। हाँ तो जाओ, देखता हूँ तुम अपने जीवन में क्या कर लेते हो इस ईमानदारी के सहारे। ईमानदारी का ज्ञान देना
और बड़ी बड़ी बातें करना अलग बात है, और इस दुनिया में अपना नाम बनाना, रुपए कमाना, ये एक अलग बात है। अपने एक बेटे को तो तुम खुश रख ही नहीं सकते, और बात करते हो ईमानदारी की। मुबारक हो तुम्हारी गरीबी भरी जिंदगी। रहो जिंदगी भर उस किराए के मकान में। राहुल बेटा। जी पिताजी। और कितनी देर काम करोगे बेटा? अब इतने बड़े आर्किटेक्ट तो तुम बन ही गए हो, थोड़ा आराम कर लिया करो। अब मेहनत करना भी आप ही ने सिखाया है पिताजी, इसलिए ईमानदारी से मेहनत करने की आदत पड़ गई है। जब तक हर दिन ईमानदारी से अच्छे से काम नहीं कर लेता, तब तक ना ही ढंग से भूख लगती है और ना ही नींद आती है। आखिर तुम्हें मेरी बातें जो मैंने 15 साल पहले कही थी, वो अब तुम्हें समझ आने लगी है कि क्यों मैंने अपने समय में कोई गलत काम करके अमीर क्यों नहीं बना। ईमानदारी से काम करने का अपना एक अलग ही मज़ा होता है। हाँ, शायद इस रास्ते पर चलकर हर किसी को सफलता नहीं मिलती होगी, लेकिन सुकून और आराम बहुत मिलता है। और अगर थोड़ी सब्र रखें तो देर सबेर तरक्की भी मिल जाती है। भले मैंने ईमानदारी के रास्ते पर चलकर मैं कुछ बड़ा आदमी नहीं बन पाया, लेकिन मेरे उस ईमानदारी से किए हुए मेहनत का फल तुम्हारे तरक्की के जरिए मुझे मिल गया। हाँ पिताजी, आप ही की वजह से आज मैं इस शहर का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट बन गया हूँ। एक समय था जब हम एक छोटे से मकान को खरीदने के लिए कितना जद्दोजहद करते थे, लेकिन आपने उस मकान को खरीदने के लिए कोई भी गलत रास्ता नहीं अपनाया। हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चले। भले वो घर हम उस समय पर नहीं खरीद पाए और ज़िंदगी भर कई सारी कठिनाइयों का सामना करते रहे, लेकिन इन्हीं कठिनाइयों की वजह से और आपकी ईमानदारी से मेरे अंदर भी मेहनत करके कुछ बड़ा करने की ख्वाहिश जगी, और उन्हीं कठिनाइयों की वजह से आज मैं इतना बड़ा आर्किटेक्ट बन पाया। पिताजी, तुम अमर अंकल को तो जानते ही होगे, जो हर महीने किराया लेने के लिए हमारे घर आते थे मकान मालिक की तरफ से। हाँ पिताजी, उन्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ। उन्होंने ही तो हमारी बहुत मदद की थी। उनकी चिट्ठी आई है, वो हमसे मिलना चाहते हैं और साथ ही साथ हमें गंगा प्रसाद जी से भी मिलवाना चाहते हैं। वो हमसे क्यों मिलना चाहते हैं? क्या पता कुछ बात बताना चाहते हो। उन्होंने एक वृद्धाश्रम का एड्रेस भेजा है, जहां पर हमसे वे मिलना चाहते हैं। बहुत दिनों बाद मिल रहे हो अमर। तुम तो बूढ़े हो गए हो। अब इतने सालों बाद कौन सा मैं जवान रहूँगा, और आप भी तो बूढ़े हो गए हो। और कैसे हो राहुल बेटा? ठीक हूँ अमर अंकल। मैंने तुम्हारे बारे में कुछ दिन पहले ही न्यूज़पेपर में पढ़ा था। ये जानकर मुझे अच्छा लगा कि तुम एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट बन गए हो। एक समय था जब आप दोनों एक छोटे से मकान में किराए पर रहते थे, लेकिन आज राहुल करोड़ों रुपया कमा रहा है, दूसरों के लिए लाखों करोड़ों के घर बना रहा है। अमर, मुझे तुम्हारी चिट्ठी मिली थी जिस पर तुमने इस वृद्धाश्रम का एड्रेस लिखा था। कोई ज़रूरी काम था जो तुमने इस वृद्धाश्रम में हमसे मिलने को बुलाया। हाँ, मैं आप दोनों को किसी से मिलवाना चाहता हूँ। आओ मेरे साथ अंदर।
ये तो गंगा प्रसाद जी है ना? इन्हें देखकर लग रहा है अमर कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ आनंद, अब गंगा प्रसाद जी बहुत बूढ़े हो गए हैं और इनकी याददाश्त भी खो गई है, इसलिए चुपचाप एक जगह लेटे रहते हैं। मैं तुम्हें इनसे इसलिए मिलवाना चाहता था क्योंकि ये तुमसे कुछ कहना चाहते थे। जब से तुमने उनके मकान को छोड़ा तो कुछ सालों बाद उन्हें ये एहसास हुआ कि आनंद, तुमने जो भी गंगा प्रसाद जी से कहा था वो सही था। गंगा प्रसाद जी को लगता था कि उनके बेईमानी से कमाए हुए रुपए ही उनकी असली ताकत है। एक ना एक दिन उनका लड़का उनके पास रुपयों की कमी को लेकर वापस आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। गंगा प्रसाद जी अकेले रहने लगे। उन्हें अब कोई भी काम अच्छा नहीं लगता था। उन्हें ऐसा लगता था कि बिना परिवार के, बिना कोई अपनों के इतने रुपयों की कोई कीमत नहीं। एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि मैं एक बार आनंद से मिलना चाहता हूँ, उससे थोड़ी बातें करके अपनी गलती मान के अपना दिल हल्का करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने तुम्हें खोजने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारा कोई पता ही नहीं चल पाया। लेकिन जब मैंने अखबार में तुम्हारे बेटे के बारे में पढ़ा तब मुझे तुम्हारा एड्रेस मिला और मैंने तुम्हें चिट्ठी लिखकर यहाँ बुला लिया। गंगा प्रसाद जी ने तुम्हारे लिए एक चिट्ठी लिखी है। आनंद, तुम सही थे और मैं गलत था। तुम ईमानदारी के रास्ते पर चलकर भले अपने जीवन में ज़्यादा कुछ हासिल नहीं किए, लेकिन तुम्हारे जीवन में अच्छे लोगों और अपनों की कोई कमी नहीं है। मैंने भले बहुत रुपए कमाया, बहुत बेईमानी की, जो गलत काम हो सके रुपए कमाने के लिए वो गलत काम किए, लेकिन ये सारी चीज़ मुझे सिर्फ बाहर से बना रहा था। अंदर से मैं उतना ही खोखला होता जा रहा था। थोड़ी सी मेरी जीवन में क्या परेशानी आई, मेरा सारा बाहरी स्वरूप ढह सा गया। मेरे आसपास के सारे लोग मेरे दुश्मन बन गए। उस समय मुझे ये समझ में आया कि अगर मैं ईमानदारी से चलता, हर रुपए अगर ईमानदारी से कमाता, तो भले ही मेरे जीवन में कितनी भी बड़ी आंधी क्यों ना आती और उस आंधी में मैं भले क्यों ना गिर जाता, लेकिन मैं पूरे ताकत से फिर से खड़ा हो सकता था, क्योंकि ईमानदारी का जीवन आदमी को अंदर से मजबूत बनाता है। मैं जब भी तुम्हें देखता था, तुम्हें देखकर मुझे मेरे बेटे की याद आती थी। जब तुम किराए के मकान को छोड़कर गए, उसके 1 साल बाद मुझे खबर मिली कि मेरा बेटा भी इस दुनिया में नहीं रहा। मैं अपने बेटे से बहुत सारी बातें करना चाहता था, उसे अपने हरकतों के लिए माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन मैं उसके मरने से पहले अपने रुपयों के घमंड में उससे मिलने भी नहीं गया। यह चीज़ मुझे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खोखला करने लगी। मुझे उसी समय एहसास हुआ कि अपनों की क्या कीमत है। मैं तुम में अपने बेटे का वजूद देखता था। मेरा बेटा तुम्हारे जैसा ही ईमानदार और मेहनती था, इसलिए मैं तुमसे मिलना चाहता था। मुझे इतना तो भरोसा है कि तुम भले आज संघर्ष कर रहे हो, लेकिन तुम्हें एक ना एक दिन उस संघर्ष का फल जरूर मिलेगा। तुम्हें नहीं तो तुम्हारे बेटे के जरिए तुम्हें तरक्की जरूर मिलेगी। अच्छा किया कि तुमने उस समय मेरी बातों को नहीं माना और तुम अपने बनाए हुए ईमानदारी के रास्ते पर हमेशा जीवन भर चलते रहे। मैं आशा करता हूँ कि तुमने मेरी गलतियों को माफ़ कर दिया होगा। अमर, तो इनकी देखभाल कौन करता है? अब मेरे पास तो इतने रुपए नहीं कि मैं इन्हें किसी अच्छी जगह में रखकर
इनकी देखभाल करूं और गंगा प्रसाद जी की भी जितने भी संपत्ति और रुपए थे वो भी सारे दूसरे लोगों ने हड़प लिया। इनके पास तो अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं, ये इसी वृद्धाश्रम में ही पड़े रहते हैं। अमर, इन्हें किसी अच्छे जगह रखते हैं जहां इनकी देखरेख अच्छे से हो। इनकी देखरेख का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा और तुम इनकी देखरेख के लिए रहो। मैं तुम्हें भी अच्छी पगार दूंगा गंगा प्रसाद जी की देखभाल के लिए। भले गंगा प्रसाद जी जैसे भी आदमी थे, लेकिन ये अच्छे थे। ये दिल से बदमाश नहीं थे। इन्होंने जो भी किया अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया, इसलिए इनको जो अच्छा लगा वो करते गए। वो ये नहीं देखे कि ये सही है कि गलत, बस वो रुपए कमाने के लिए जो अच्छा लगा वो करते गए। इसलिए इनका अंत इतना दुखद नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं इनकी देखभाल के लिए सारे खर्चे उठाने के लिए तैयार हूँ। तुम इनकी देखभाल अच्छे से करना।